Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. एक बार फिर से आप सभी का YouTube चैनल पे हम स्वागत करते हैं। और आपने देखा कि कुछ क्लासेस के थ्रू आपको अलग अलग तरह के टॉपिक पढ़ाए गए थे और इट्स टाइम टू मेक प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करने का समय आया है, तो आपको करनी है क्या? प्रैक्टिस। और आज का टॉपिक हम लेंगे प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन की हम क्या करेंगे? आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आप सबके लिए कि एक तरह से जितना आपने प्रेपोजिशन सीखा था, अब आपका टाइम वो है कि आप इसमें जज करेंगे किस तरह से सभी क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। देखिए जरा स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ही टुक लीव ऑफ 4 days। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अपने अपने नोटबुक लें और आंसर को बताएं कि कौन से पार्ट में एरर है, विच पार्ट हैज एन एरर। और यह भी पॉसिबल है सेंटेंस इज एरर फ्री, कि सेंटेंस हो सकता है एरर फ्री है। तो यह ध्यान देना है आपको कि किस पार्ट में एरर शो किया गया, या एरर नहीं है तो नो एरर भी हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ही टुक लीव ऑफ 4 days, नो एरर। तो आपके हिसाब से कहां एरर होगा? तो आप देखें जरा, यहां पे लिखा है टुक, यहां पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है? सेकेंड फॉर्म। और आप देखें पास्ट की बात चल रही है और यहां ऑफ लिखा है और यहां लिखा है 4 days। तो ध्यान दीजिए, हमने सिंस और फॉर में अंतर सीखा होगा कि आप देखते थे सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता है। सिंस और फॉर में से आपने देखा होगा कि फॉर को हम यूज करते हैं नंबर के साथ। किसके साथ? नंबर के साथ। और प्लस में क्या लिखा जाता है? टाइम लिखा जाता है। तो नंबर प्लस टाइम जब मिल जाते हैं तो क्या लिखा जाता है? 4। तो नंबर इसमें क्या लिखा है? 4, और टाइम क्या लिखा है? डेज। तो दैट्स वाई यहां पे ऑफ लगाने का नीड नहीं होगा, हमें ऑफ के प्लेस पे यहां पे क्या यूज कर लेना चाहिए? 4। दैट मींस एरर कहां होगा? बी में एरर होगा। बी में एरर दिखाया जाएगा स्टूडेंट्स। तो बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दे, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ साथ समझाऊंगा भी कि किस तरह से होना चाहिए, ताकि अगर किसी का कोई पॉइंट वीक रह गया तो उसको हम अच्छे से उसको सॉर्ट आउट कर ले, कोई प्रॉब्लम ना आया हमें। चलिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिला हमें, तो यहां पे हम लिखेंगे ऑफ की जगह पे 4 लगा दिया जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। ठीक है, अब जरा ध्यान दे, तो यहां पे आपके सामने एक वर्ब यूज की गई है, दैट इज लिसन। लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना। लिसन का मतलब क्या हुआ? सुनना। और आपने देखा होगा हमेशा हम लिसन जब भी यूज करते हैं ना, लिसन, तो लिसन वर्ब के साथ टू प्रेपोजिशन लगाना मैंडेटरी होता है। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? फिक्स प्रेपोजिशन के नाम से डियर स्टूडेंट। तो यहां लिसन के बाद क्या होना चाहिए था? टू प्रेपोजिशन होना चाहिए था, जो कि नहीं लिखा हुआ है। आप ध्यान दें, तो यहां पे आपका एरर कहां शो कर दिया जाएगा? बी पॉइंट में, क्योंकि जब जब लिसन आएगा तब तब आपको क्या लगाना चाहिए? प्रेपोजिशन टू। और इसी को बोला जाता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। क्या बोला जाता है? फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। टू का रिक्वायरमेंट यहां पे बन रहा था, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके क्वेश्चन ठीक होंगे। देखो साथ साथ अगर कोई लॉजिक होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि लॉजिक क्यों है, क्यों इसका हम कौन सा प्रेपोजिशन क्यों यूज कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे फिक्स वर्ड मिलने वाले हैं आपको जिसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन होता है। जैसे लिसन के साथ हम क्या यूज कर लेते हैं? टू प्रेपोजिशन। हम बोलते हैं ना लिसन मी, नहीं लिसन टू मी बोलते हैं हम लोग। तो लिसन के साथ क्या होता है? टू प्रेपोजिशन मैंडेटरी होता है, लगाना ही पड़ेगा आपको। चलिए जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट देन। देखो यहां लिखा है देन, तो आप सोचो क्या देन लगाना पड़ेगा? अरे देन तो हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते थे। हायर और ब्यूटीफुल से बनता था मोर ब्यूटीफुल, गुड से बनता था बेटर। तो जो आई जिसकी एंडिंग हम या तो ER से करते हैं या मोर से करते हैं, मोर से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप हाई से बनाते हैं हायर, ठीक है। आप क्या करते हैं? लार्ज से बनाते हैं लार्जर,
और ब्यूटीफुल में जोड़ देते हैं मोर ब्यूटीफुल, केयरफुल में मोर केयरफुल। तो ऐसे वर्ड्स में देन लगाते हैं कंपैरिजन शो करने के लिए। लेकिन यहां तो वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट, और डिफरेंट के साथ देन लगाना, टू लगाना ग्रामेटिकली क्या हो जाता है, गलत। इसीलिए डिफरेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है जिसको बोलते हैं फ्रॉम। क्या लिखा जाता है, डिफरेंट फ्रॉम। इट शुड बी द राइट आंसर। आप ध्यान दें, नो बडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट के साथ हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम यूज करते हैं। तो ऐसे चलना है आपको। देखो यहां आप देखिए कि अगर कंपैरेटिव वर्ड आएगा तो देन आएगा, और अगर IOR वाले वर्ड्स होते हैं जैसे प्रायर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, ये हम क्लासेस में करा भी था हमने, तो इसके साथ हम टू, लेकिन हमने डिफरेंट के साथ क्या सीखा था, फ्रॉम प्रीपोजिशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, इट वॉज आई हु वॉज रेस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग गुड, यहां पे गलत हो गया। देखो, रेस्पॉन्सिबल ऑफ नहीं बोलते हम लोग, रेस्पॉन्सिबल ऑफ नहीं, रेस्पॉन्सिबल के साथ हम हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर होता है। ये एक सही तरीका लिखने का, रेस्पॉन्सिबल फॉर फिक्स प्रीपोजिशन है, साथ साथ नोट करते रहना, जैसे जैसे वर्ड मिलेंगे, डिफरेंट फ्रॉम हो गया और रेस्पॉन्सिबल फॉर हो गया, लिसन टू हो गया, ऐसे ऐसे वर्ड्स इनको बोला जाता है फिक्स प्रीपोजिशन। तो रेस्पॉन्सिबल के साथ क्या लिखा जाता है, फॉर प्रीपोजिशन। कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ इसको याद करते थे। जैसे देखिए, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आई एम अफ्रेड डैश यू, तो हम अफ्रेड के साथ क्या बोलते थे, अफ्रेड ऑफ। आई एम प्राउड डैश यू, ऑफ यू क्यों लगाते हैं जरा बताओ, ऑफ। आप सब जानते होंगे ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ऐसा ही हमने शुरू से पढ़ा है। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है, लैंग्वेज में कुछ चीजें फिक्स हैं पहले से ही, तो उसको लॉजिकली समझने से अच्छा है उसको हम याद रखें कि रेस्पॉन्सिबल के साथ क्या लगाया जाएगा, फॉर। जैसे जैसे आप ये करते चले जाओगे तो आपको इसका आइडिया मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो फिक्स प्रीपोजिशन को सीखने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, प्रैक्टिस 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 करते चले जाओ। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज इन द कोर्टयार्ड, शी वॉज इन द कोर्टयार्ड व्हेन द बर्गलर, बर्गलर मींस थीफ, चोर, एंटर्ड इनटू हर हाउस, एंटर्ड इनटू हर हाउस लिखा हुआ है। तो देखो ना जरा, एंटर एक वर्ब हो गई हमारी, और हमने तो यह भी जाना था कि एंटर के साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, नो प्रेपोजिशन। एंटर के साथ क्या होता है, नो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन नहीं लगाया जाता। कब, जब उसका मीनिंग होता है एंटर करना, बाहर से अंदर आना, बाहर से अंदर आना। अगर बाहर से अंदर आने की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर हम एंटर का मीनिंग बदल दे, अगर हम किसी वर्ब का मीनिंग बदल देते हैं तो वो बन जाती है फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। तो एंटर के साथ इनटू पॉसिबल तो है, पर कब पॉसिबल है, जब उसका मीनिंग होता है टू ज्वाइन, ज्वाइन करना, हिंदी में बोलते हैं शामिल होना। और शामिल किसमें होते हैं हम लोग, शामिल होते हैं हम किसी ग्रुप के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी पार्टी के अंदर, तो हम शामिल होते हैं, तो आप इनटू लगा सकते हो। तो देखो जरा यहां पर तो क्या हो रहा है, हाउस में अंदर जाने की बात हो रही है, तो दैट्स व्हाई ऐसी जगह पे इनटू को लगाना गलत माना जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इनटू नहीं आएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये समझेंगे कि बर्गलर अगर हाउस में एंटर करेगा तो बाहर से अंदर आएगा, तो उसमें तो मोशन है। मोशन का मतलब होता है चेंजिंग द पोजीशन, पोजीशन चेंज कर दिया ना। अगर उसने पोजीशन चेंज भी कर दिया है तो एंटर ऐसी वर्ब है जो अलाउ नहीं करती उसके साथ क्या लगाया जाए, प्रेपोजिशन लगाया जाए। तो दैट्स व्हाई यहां इनटू लगाने की कोई जरूरत हमें नहीं होगी। ओके डियर स्टूडेंट, ऐसे ही धीरे धीरे साथ साथ लॉजिक भी आप समझते चले जाओ। आगे देखिए नेक्स्ट में लिखा है आवर टीचर एम्फेसिस्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। अब जरा ध्यान दो, तो यहां पे एक वर्ब यूज की गई है सेकंड एम्फेसिस्ड, जिसका मतलब होता है दबाव देना, किसी चीज पर प्रेशर डालना, दबाव देना। तो आप जरा देखो, क्या इसके साथ ऑन लगाएंगे, पढ़ने में तो सही लग रहा है, कुछ चीजें पढ़ने में अच्छी लगती है लेकिन ग्रामेटिकली गलत होती है। तो एम्फेसिस के साथ
आपने याद रखना है नो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन नहीं लगाया जाता, इसलिए सीधा लिखा जाता है एम्फेसिस द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। दैट मींस आपको यहां प्रेपोजिशन लगाने का कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी वर्ब्स हो सकती हैं जैसे एम्फेसिस है, आप कभी लिख दें डिस्कस, डिस्कस, आप लिख दें डिस्क्राइब, याद होंगे कुछ वर्ब्स के नाम, आपको कुछ वर्ब्स के नाम याद होंगे जहां प्रेपोजिशन नहीं लगाया जाता। डिस्कस, डिस्क्राइब, एम्फेसिस हो गया। अभी अभी मैंने आपको एंटर के बारे में बताया। हम देखते हैं रीच प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। आप लिखते हैं अटैक प्रेपोजिशन, सॉरी अटैक वर्ब, तो अटैक हो गया, रीच हो गया, एंटर हो गया, डिस्कस, डिस्क्राइब, कंप्राइज, कंप्राइज। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। ऑर्डर हो गया, ठीक है, साइन हो गया, इस तरह के वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। कंट्रोल हो गया, ऐसे ऐसे वर्ब्स को ध्यान रखेंगे जो मैंने बताए भी थे आपको। आगे नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी। अब देखो जरा यहां पे ऑन, अब देखो एक तो हम यूज करते थे ऑन टाइम, ऑन टाइम की बात होती थी जब, तो इसका मतलब होता था एग्जैक्टली ऑन टाइम, बिल्कुल समय पर, ठीक है। कोई चीज बिल्कुल समय पर हो रही है तो हम क्या लिख देते हैं ऑन टाइम। लेकिन अगर समय से थोड़ा सा पहले होती है तो क्या लिख देते हैं इन टाइम। लेकिन अगर मुझे उसी टाइम को पर्टिकुलर करना है तो मैं चाहूं तो क्या लगा दूं उसके अंदर एट, और एट के साथ फिर द भी होना चाहिए और टाइम भी होना चाहिए, और साथ साथ एक प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे ऑफ। ऑफ एक ऐसा प्रेपोजिशन होता है जो पीछे वाले नाउन को फिक्स कर देता है, डेफिनेट कर देता है, पर्टिकुलर करता है, तभी तो द लगता है। और इसी वजह से ना तो ऑन आएगा ना इन, हमें क्या लगाना होता है एट। तो देखो यही तो यहां पर भी है, द भी आया हुआ है, टाइम भी है, ऑफ भी लगा हुआ है, तो यहां ऑन नहीं होना चाहिए। इस ऑन को हटाते हुए हमें क्या लगाना चाहिए एट प्रेपोजिशन, यानी यहां पे प्रेपोजिशन के रूप में क्या आना चाहिए एट आएगा। इस तरह से यहां पे आंसर हमारा मार्क किया जाएगा। ए में मिस्टेक की गई है, एक में एरर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से चलना है आपको। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाइल दे वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल अ स्टॉकर अटैक्ड ऑन देम। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अटैक के साथ नो प्रेपोजिशन, तो यहां पे प्रेपोजिशन लगाने का कोई नीड नहीं है, इतना ही सफिशिएंट रहेगा अटैक्ड देम। तो कुछ वर्ब्स ऐसी हो सकती हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाया जाता, तो अटैक्ड देम होगा, अटैक्ड ऑन देम लिखना गलत है, वो इनकरेक्ट है। ध्यान रखें उन वर्ब्स के नाम। ओके डियर, तो एरर कहां दिखाया जाएगा, एरर होगा सी पार्ट में। अपने अपने स्कोर बताने हैं आप सभी स्टूडेंट्स को। देखो ध्यान से पेपर ले लो और आप उस पर नोट करते चले जाओ कि किस तरह से आपके कितने स्कोर आ रहे हैं जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि आपकी ट्रेनिंग पूरी है कि नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाया है मैंने। जो पीछे वाली चीजें हैं आप भूल तो नहीं गए हो उसके लिए, तो बीच बीच में ऐसे में क्वेश्चन डाल देता हूं। अब जरा देखो लिखा है अ पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही वेयर को देखते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि यहां पे वॉज लिखना सही है, क्योंकि वेयर एक क्वेश्चनिंग वर्ड होता है तो उसके जस्ट बाद क्या होता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आपको यह भी तो ध्यान देना ना कि वेयर एक ऐसा वर्ड होता है क्वेश्चनिंग वर्ड, अगर बीच में लिखा जाता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव। तो यहां पे हमें एक्चुअली में मैरिज हॉल जो लिखा हुआ है इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे और वॉज हमारी वर्ब मानी जाएगी। तो हमें पहले क्या लिखना है, यानी पहले हमें वॉज मैरिज हॉल लिखना है, बाद में वॉज लिखना है। तो यहां पे आंसर क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए वेयर द मैरिज हॉल वॉज, यानी आंसर क्या होगा आपका सी होगा। ये आपका सही आंसर होगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में यानी कुछ क्लासेस में कराया था। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने, ही हैज रेड 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। तो by से एक बात समझ में आती है कि हम डेडलाइन ऑफ टाइम दिखा रहे हैं, और अगर डेडलाइन ऑफ टाइम होती है ना तो डेडलाइन ऑफ टाइम में हमेशा कौन सा टेंस यूज किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट। तो यहां पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट,
हमें चाहिए फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर में हैज नहीं आ सकता, हैव आना चाहिए। तो आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर होगा। ये बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहां पर ध्यान रखिए, विल रीड भी गलत है और विल हैज तो होता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन। अब देखो, याद करो मैंने आपको एंड के बारे में भी बताया होगा कि एंड क्या करता है, जो टेंस पहले और वही टेंस बाद में होना चाहिए। तो जरा देखो, अगर हम यहां देखें तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि एज सुन एज द सीयू एंटर्ड, तो एंटर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है जी? सेकंड फॉर्म लिखी है। फिर उसके बाद लिखा है अप्रोच, अप्रोच वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो आगे भी तो सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, रिपोर्ट नहीं रिपोर्टेड होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा बी। इस तरह से एंड कहता है दोनों साइड का बैलेंस बराबर होना चाहिए, टेंस सेम होना चाहिए। तो सेम टेंस को करने के लिए हमने क्या लगा दिया है? बी आंसर लगा दिया है, दैट इज रिपोर्टेड। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलेज हैज बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। आपने देखा होगा सिंस और फॉर लिखा है टाइम के साथ, तो हम टेंस बनाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम यहां पे लिखा है देखो, हैज बीन रनिंग, हैज बीन रनिंग, और कॉलेज के साथ तो हैज लगाया जा सकता है। और उसके बाद यहां लिखा है कंप्यूटर कोर्स सिंस लिखा है 2007। तो देखा जाए इसमें तो किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट, भाई इसको क्यों रखें, क्योंकि प्रेजेंट तो सही है, यानी इसको नहीं लिखना चाहिए। विल हैव को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इज को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपका आंसर होगा नो इंप्रूवमेंट। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो ना जरा, लिखा है कॉलेज हैज बीन रनिंग, हैज भी आ गया, बीन भी आ गया, रनिंग भी आ गया, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो बनी गए। आगे सिंस भी सही लिखा हुआ है, सिंस 2007, इसका मतलब नो एरर, बिल्कुल सही है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ओके, बिफोर द टीचर, आप याद करो बिफोर के बारे में कुछ जानते होंगे आप, कुछ वर्ड फिक्स होते हैं टेंस के मामले में। बिफोर जब आप सीखते थे ना, तो बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। अब पहले तो कोई सेंटेंस नहीं है, तो बाद में चला गया वो सेंटेंस, इसीलिए हम इस वाले सेंटेंस को गिव ना लिख करके हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। और हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहां लिखा हुआ है? बी में, तो यही आंसर होगा आपका। ठीक है, ये रिवीजन है एक दो क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए थे, फिर से हम अपने प्रेपोजिशन पे आ जाएंगे। अब देखो, व्हेन सॉरी, व्हेन आई वेंट देयर, अब यहां पे लिखा है व्हेन आई वेंट देयर, और आगे लिखा है मिस्टर गुप्ता इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। तो अब जरा देखो, यहां तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं, एक्चुअली ये गलत है, यहां नहीं इंप्रूवमेंट, यहां दिखाओ आप, इसमें क्या इंप्रूवमेंट करोगे ये बताओ आप, सोचो क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो जरा देखो, इसमें इज प्लेइंग, और हम जानते हैं यहां तो पास्ट लिखा हुआ है, अगर ये पास्ट है तो आगे भी तो पास्ट होना चाहिए, तो इज प्लेइंग नहीं, क्या होना चाहिए? वॉज प्लेइंग। इसको बोलते हैं सेंस बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर एक सेंटेंस पास्ट का होता है तो आगे भी क्या लिखना होता है? आपको पास्ट लिखना होता है। तो यहां पे वॉज प्लेइंग। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना क्लैरिटी बढ़ता है, तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन कीजिए। शी विल ऑलरेडी रिटर्न, तो यहां देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बता दो जरा ऑलरेडी क्या बताता है? ऑलरेडी एक ऐसा वर्ड होता है जो फ्यूचर या कोई भी परफेक्ट बना सकता है, वो कोई भी परफेक्ट बना सकता है, लेकिन यहां देखो विल लिखा है तो ये फ्यूचर परफेक्ट बनाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट का रूल होता है विल हैव, तो यहां विल लिखा है, यहां हैव लिखा है, तो ये आंसर क्या होगा आपका? आपका आंसर होना चाहिए बी, क्योंकि देखो विल हैव ऑलरेडी नहीं, पहले वर्ड को ही ऑलरेडी लगाया जाएगा, इसीलिए क्या लिखा जाता है? विल ऑलरेडी हैव रिटर्न। ओके, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। अब देखो, सिंस टाइम्स इमेमोरियल होता है कि सिंस टाइम इमेमोरियल होता है? तो आप सब जानते होंगे कि आप लिखते हैं टाइम इमेमोरियल, टाइम्स इमेमोरियल गलत होता है, तो आपका जो एरर शो किया जाएगा वो किस में शो किया जाएगा? बी में शो किया जाएगा, इसलिए गलत है। यानी यहां पर टाइम्स नहीं, टाइम होना चाहिए था। सिंस को हमेशा टाइम इमेमोरियल में लगाया जाता है, लेकिन टाइम्स नहीं होता है, वो टाइम इमेमोरियल होता है, इस बात का ध्यान रखिए। इसका मतलब होता है प्राचीन काल का एक समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आपको फिर से बताना है कहां एरर है। तो द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क, तो यहां पे आर लिविंग लिखा हुआ है। अब आर लिविंग और आगे लिखा क्या हुआ है? देखो, द लास्ट 2 डिकेड्स,
डेकेड्स मतलब दशकों से, 10 ईयर्स से, और 4 भी लगा है, तो ये तो कौन से टेंस की कंडीशन है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए था ना, यहां तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, तो एरर हमें दिखाना होगा, और वो कौन से एरर में हो जाएगा? बी में, यानी इस पार्ट में ही गलती की गई है, इस पार्ट में गलती है। तो ये तो ए का पार्ट था, आगे बी का पार्ट है, तो वही मिस्टेक है। इस तरह से चेक करना। तो ये देखो ना, बीच बीच में आपके चीजें चेक हो रही है कि आपने कितना पढ़ा था, कितना रिवाइज किया था। जरा इसको बता दो अब। इट इज टाइम लिखा हुआ है, तो इट इज टाइम वी शुड हैव डन। तो अब जरा देख लो, इट इज टाइम लिखा हुआ है यहां पे, और आप जानते होंगे शायद इट इज टाइम के बारे में। बताना जरा क्या था? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट दिखाई देता है, तो सब्जेक्ट दिखाई देने के बाद हम कौन सी फॉर्म लगाते थे? जरा बताओ। बच्चे कह रहे सर सेकंड फॉर्म लगाते थे। तो लिखा क्या है यहां पे? शुड हैव डन। गलत है ना, सेकंड फॉर्म होना चाहिए। इसको हटा दो यहां से, इसको हटाओ और सेकंड फॉर्म लगाओ। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या लिखी जाती है? डिड लिखी जाती है। तो आंसर होगा डिड। वी डिड समथिंग यूजफुल। इस तरह से होना चाहिए, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी चाहिए? सेकेंड फॉर्म। हमसे गलती क्या हो जाती है? देखो, इट इज टाइम लिखा है ना, हमसे गलती हो जाती है कि हम हिंदी बनाते हैं, और हिंदी हमें कभी कभी मिसगाइड कर देती है, हालांकि मदर लैंग्वेज है, फिर भी बता रहा हूं कि गलती कभी कभी हम कर जाते हैं। अब यहां रूल फिक्स होता है कि इट इज टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट दिखाई देता है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें कौन सी फॉर्म लगानी चाहिए? V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां डन नहीं, डिड होना चाहिए, और शुड हैव लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो एरर दिखाना हो तो कौन से पार्ट में होगा? बी पार्ट में हम एरर शो करेंगे। ओके डियर, इस तरह से चलना है आपको। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर। He is having many friends here, no error। इस तरह से क्वेश्चन है आपके सामने। अब जरा देखो ध्यान से कि he is having many friends here, no error। अब जरा जान दो, तो आपने ऐसे क्वेश्चन को कैसे पढ़ा था? याद करो कि have है यहां पे। अब देखो have कैसी वर्ब होती है? तो आपने देखा होगा जो वर्ब्स होती है ना, वर्ब्स वो दो तरह की होती है वर्ब्स। एक होती है आपकी एक्शन वर्ब। कैसी होती है जी? एक्शन वर्ब। और एक होती है आपकी नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब, जिसमें एक्शन नहीं होता। और आप ध्यान देना, जैसे हैव हो गया, सी हो गया, हियर हो गया, ठीक है, और क्या हो सकती है? और हो सकती है आपकी थिंक हो गया, ठीक है, हैव, ओन हो गया, बी वर्ब हो गई। तो ये नॉन एक्शन वर्ब का है। और नॉन एक्शन वर्ब का रूल होता है कि आप उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो नहीं बनना चाहिए ना, इसको सिंपल इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो इज हैविंग गलत होगा, हमें यहां पे हैज लिखना चाहिए। हालांकि पढ़ने में लगता है ना कि ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, बट ये ग्रामेटिकली गलत है, हमें ही हैज लगाना चाहिए। तो एरर कहां दिखाया जाएगा? ए में। नॉन एक्शन वर्ब को किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाना चाहिए। 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं आपके, 3 सिंपल कॉन्टिन्यूअस होते हैं और 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि यहां पे ए में एरर दिखाया जाएगा। ओके, आगे देखो। अब आगे लिखा है व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। तो अगर मैं बोलूं तो कैसे बनाओगे जरा? यहां लिखा है व्हेन दे स्टॉल, और वहां लिखा है वेयर डिड दे हाइड। तो अगर पहले नंबर पे क्वेश्चनिंग वर्ड आएगा तो क्या करोगे जरा बताओ? बच्चे कह रहे सर इससे तो क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन बनाना भी तो पड़ेगा ना। यहां सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, तो व्हेन के बाद आपको लिखना पड़ेगा पास्ट दिखाने के लिए डिड, और यहां पे स्टोल नहीं होना चाहिए। फिर डिड के साथ आने वाली फॉर्म फर्स्ट होती है हमेशा। देखो, ओनली डिड की ही बात मत समझना, आपके एग्जाम में डू डज और डिड, ये 3 ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती है जिसके बाद आने वाली फॉर्म हमेशा फर्स्ट होती है। और हमेशा देखोगे एग्जाम में लिखा मिलेगा सेकंड फॉर्म विच इज इनकरेक्ट, वो गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, डू डज डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पास्ट की बातें चल रही हैं तो यहां डिड लगा देंगे और आने वाली फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट। तो डिड, व्हेन डिड दे स्टील द मनी, क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा करेंगे। ओके डियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन ध्यान दो, टेंस का नहीं, अब ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, इस बात का भी ध्यान रखें आप। देखो क्या लिखा हुआ है, द डिक्लाइन ऑफ हिज मॉरल वैल्यूज। अब देखो डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, डिक्लाइन का मतलब हम जानते थे कुछ इस तरह से कि डिक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज का ह्रास होना, घटना, ठीक है, किसी चीज का डिक्रीज होना, घटना, ह्रास होना, ठीक है, तो उसको डिक्लाइन बोलते हैं कि मॉरल वैल्यूज का डिक्लाइन जो हो रहा है। तो आप ये ध्यान रखना, जो डिक्लाइन होता है ना, इसके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लिखा जाता है इन, यानी इसके साथ प्रेपोजिशन क्या लिखा जाता है हमेशा, इन, यानी डिक्लाइन इन होता है। तो एरर कहां दिखाया जाएगा, ए में, यानी डिक्लाइन ऑफ नहीं, डिक्लाइन इन, जैसे लिसन टू, ठीक है ना, फिक्स प्रेपोजिशन है, ऐसे डिक्लाइन इन भी क्या हो गया, फिक्स प्रेपोजिशन हो गया। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको याद करना पड़ेगा, डिक्लाइन इन फिक्स प्रेपोजिशन है ये। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो तो यहां लिखा हुआ है, विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही एंट्रस्टेड मी इन ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो यहां पे एंट्रस्टेड का मतलब क्या होता है, सौंप देना, किसी को कुछ जिम्मेवारी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को सौंप देना, हैंड ओवर कर देना, एक तरह से एंट्रस्ट कर देना, दैट इज। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़ते थे ना, एक वर्ब होती थी प्रोवाइड, प्रोवाइड जिसको बोलते थे हिंदी में प्रदान करना, गिव, देना एक तरह से। तो आप प्रोवाइड लिखते थे, आप लिखते थे प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब है प्रेजेंट करना, कुछ गिफ्ट वगैरह, और आप लिखते थे एंट्रस्ट, एंट्रस्ट, एंट्रस्ट। तो ये जो तीन वर्ब है ना हमारी, ये तीन वर्ब हमेशा ध्यान रखना, इनकी फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, इनकी सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, और इनकी आईएनजी फॉर्म भी हो सकती है। लेकिन अगर प्रोवाइड, प्रेजेंट, एंट्रस्ट लिखा हुआ है तो इनके साथ हम हमेशा एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं, दैट इज विद। ए फिक्स प्रेपोजिशन है, फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। तो इसके साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स हो जाती है, दैट इज विद, प्रोवाइड विद, प्रेजेंट विद और एंट्रस्ट विद। ही वॉज प्रोवाइडेड, ही वॉज प्रोवाइडेड with everything of luxury, he was provided with everything of luxury। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, provide के साथ with लगा देते हैं। present, जैसे I presented you, I presented you with a nice gift, with a nice gift। तो यानी कहीं ना कहीं इनके साथ कौन सा preposition लगता है, with। तो यहां पे देखो ना, यहां पे लिखा है entrusted me, in नहीं होना चाहिए ना, इनकी जगह पे क्या होना चाहिए, with, फिक्स प्रेपोजिशन। तो आप जो एरर शो करने वाले हैं वो कहां करेंगे, सी पार्ट में, यानी सी पार्ट में इसमें क्या किया गया है, मिस्टेक की गई है। चलिए तो ये तीन वर्ब याद रख लें, इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड विद और प्रोवाइड, प्रेजेंट और एंट्रस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुधा फेल इन द वेल एंड नोबडी ट्राई टू सेव। तो देखो ना, सुधा फेल, अब फेल ये लॉजिकल प्रेपोजिशन बन गया, जिसको बेसिक प्रेपोजिशन, जिसको रीजन के साथ समझते हैं हम, पिक्चर बनता है, बहुत सारी चीजें होती हैं लॉजिक सीखने वाली। तो जरा देखो, फेल का मतलब गिरना, और किस में गिरना, वो भी वेल के अंदर, कुएं के अंदर जिसमें पानी भरा जाता है। अगर कोई कुएं में गिरेगा तो मोशन होगा, पहले बाहर फिर अंदर चला जाएगा। तो अगर पोजीशन बदल रही है तो इन नहीं होना चाहिए ना, इन के प्लेस पे लिखना चाहिए इनटू, इनटू। तो एरर दिखाया जाएगा ए पार्ट में। आपको सिखाया गया होगा कि इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है। इन होता है रेस्ट पोजीशन के लिए, जैसे मैं स्टूडियो में हूं तो आई एम इन स्टूडियो, क्योंकि मैं रेस्ट में हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई पर्सन बाहर से अंदर आया है, जो मोशन करता हुआ है, तो उसको इनटू लगाना चाहिए। तो यहां पे फेल इनटू द वेल होना चाहिए, ये सही तरीका है लिखने का। ओके डियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो लिखा है, आई प्रेफर कॉफी देन टी। ये कितनी बार एग्जाम में आता है, आप ध्यान देना। ये जो वर्ड है ना, प्रेफर, अगर कभी कभी आप वर्ड कौन सा यूज कर लेते हो, प्रेफर, और कभी कभी यूज कर लेते हो इसका, ये तो वर्ब है, ये एक वर्ब है, इसकी फॉर्म्स होती है। लेकिन आप ध्यान देना, प्रेफर की जगह आप चाहो तो क्या लिख दो, प्रेफरेबल भी लिख सकते हो। प्रेफर और प्रेफरेबल, कभी कभी लिखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो ये जो वर्ड है ना, नेक्स्ट, प्रेफर, प्रेफरेबल, इनके साथ प्रेपोजिशन क्या लगाया जाता है, टू। लिखा क्या मिलेगा एग्जाम में आपको, लिखा मिलेगा आपको एग्जाम में, कभी देन लिखा मिलेगा, कभी फ्रॉम लिखा मिलेगा, कभी ओवर लिखा मिलेगा। ऐसा गलत है, आई प्रेफर कॉफी देन टी नहीं होता है, टू
टू टी होता है, क्योंकि प्रेफर के साथ क्या लगाया जाता है, हमेशा प्रेपोजिशन टू लगाया जाएगा। प्रेफरेबल, प्रेफर, नेक्स्ट, नेक्स्ट टू तो बोलते ही थे। He is sitting next to me, he is sitting next to me, तो टू लगाना पड़ेगा जब इन वर्ड्स का आप यूज करते हो। ओके डियर, आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क। अब इन हिज वर्क होगा या कुछ और होगा वो देखना है, तो आप ध्यान दें, तो बिजी एक वर्ड है जिसमें हम हमेशा एक प्रीपोजिशन लगाते हैं, दैट इज विद। तो यहां बिजी इन नहीं होगा, बिजी विद होगा। बिजी के साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स हो जाती है, दैट इज विद। तो बिजी विद याद रखेंगे, सुरेश इज बिजी विद हिज वर्क, ये एक सही तरीका है बोलने का। ओके डियर, चलिए तो बिजी विद फिक्स हो गया, इसको भी नोट कर लेंगे। आगे देखिए, वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड को क्रॉस करते समय एन ओल्ड मैन वॉज रन आउट हो गया बाय अ बस। अब जरा देखो, तो रन आउट बाय अ बस और यहां पे रन आउट। अब रन आउट का मतलब तो क्या होता है, जरा बता दो। रन आउट एक फ्रेजल वर्ब बनती है जिसका मतलब होता है कम टू एन एंड, खत्म हो जाना। जैसे क्रिकेट देखते हैं सभी स्टूडेंट्स, तो उसमें रन आउट हो जाता है, कम टू एन हो जाता है। लेकिन आप देखो कि ओल्ड मैन को गाड़ी ने कुचल दिया है, उसके ऊपर से निकल गई है, तो इस रिस्पेक्ट में रन आउट नहीं होना चाहिए, रन ओवर होना चाहिए। रन ओवर का मतलब होता है ऊपर से कुचल देना गाड़ी से, यानी इस तरह से रन ओवर। तो आंसर क्या दिया जाएगा, सी, यानी सी में मिस्टेक है, रन ओवर इसका सही यूज करने का तरीका होना चाहिए। ओके डियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एम्फीबियन कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। अब देखो, कभी कभी राइटर का एक पैटर्न होता है एग्जाम में कि एज वेल एज के साथ, ओ आर और के साथ, और एंड के साथ, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनके साथ अलग अलग कैटेगरी के वर्ड को जोड़ा जाता है, क्योंकि दो वर्डों की बात करेंगे। अगर आप और यूज करोगे तब भी दो वर्ड की बात करोगे, एज वेल एज लिखोगे तो भी दो वर्डों की बात करोगे, दो सेंटेंस की बात करोगे, या फिर एंड लिखोगे तो भी यही चीज होती है। तो इसमें क्या होता है, राइटर अगर वर्ड यूज करता है ना, तो वर्ड में हम देखते हैं कि वो सेम कंडीशन क्या है, अलग अलग कंडीशन क्या है। अब देखो, अगर मैं वाटर को देखता हूं तो इसमें गहराई है, लैंड को देखता हूं तो लैंड को हम एक सरफेस मान के चलते हैं, सरफेस। तो अगर वाटर में गहराई है तो पढ़ने में इन बिल्कुल सही लगेगा, है भी सही, क्योंकि वाटर में गहराई होती है। लेकिन आप देखो लैंड क्या है, लैंड तो सरफेस है। अगर वो सरफेस है तो इनसे काम नहीं चलेगा, इसकी रिस्पेक्ट में आपको क्या लगाना चाहिए, ऑन। तो फाइनली आंसर होना चाहिए इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, ऑन लैंड। तो आंसर क्या होगा आपका, सी, यानी सी में मिस्टेक की गई है। तो लैंड के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना चाहिए था, ऑन लगाना चाहिए था। ये चीजें आप ध्यान रखें। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माई मदर इज फॉन्ड ऑफ। बचपन से आप पढ़ते चले जा रहे हो, फॉन्ड ऑफ होता है, ठीक है, अफ्रेड ऑफ होता है, प्राउड ऑफ होता है, अवेयर ऑफ होता है, ठीक है ना, कॉन्शियस ऑफ होता है। आप और भी बहुत सारे ऑफ वाले वर्ड याद कर लेते थे। तो अब जरा ध्यान देखो कि यहां पे ऑफ तो आएगा, ये बात कंफर्म है, पर कौन से वाला ऑफ होता है, वो सिंगल एफ वाला होता है। तो सिंगल एफ वाला ऑफ आना चाहिए, फॉन्ड ऑफ कुकिंग। यहां मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, बात वर्ड से है कि वर्ड फिक्स है कि जहां फॉन्ड आएगा ऑफ लगाना पड़ेगा आपको। दिस जग इज फुल ऑफ वाटर, क्यों लगा रहे हैं ऑफ, क्योंकि फिक्स वर्ड है, पहले से याद किया होगा है। ऐसे ही यहां पर सिंगल एफ होना चाहिए, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना किसी चीज का, कि माई मदर इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, कि मेरी माता जी किसके शौक रखती है, कुकिंग की शौक रखती है। तो ये इसका मतलब होता है शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ होना। ठीक है जी, आगे देखो। नेक्स्ट, वाइल क्रॉसिंग द रोड, ये हो चुका आई थिंक हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल। अब देखो, हमने कुछ वर्ब्स की लिस्ट बनाई है, वो वर्ब की लिस्ट आपको बार बार बोलनी चाहिए। जैसे एंटर हो गया, रीच हो गया, डिस्कस हो गया, डिस्क्राइब हो गया, और कौन सा, कंट्रोल हो गया, साइन हो गया, इन्वेस्टिगेट हो गया, ठीक है ना। और आप यूज करते हैं डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, एंटर। तो ये अटैक हो गया, ऑर्डर हो गया। तो ऐसे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ नहीं लगाते प्रपोजिशन। तो यहां कंट्रोल लिखा हुआ है, तो कंट्रोल के साथ ऑन लगाने का नीड ही नहीं है, कंट्रोल द स्टूडेंट होगा, सिर्फ कंट्रोल द स्टूडेंट लिख दो, क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको लगाने की, क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता और एग्जाम में आ जाती है वो। ओके डियर, चलिए जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर बेकन हैज ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली। अब देखो, अफेक्शन के साथ
टू तो नहीं लगाते हैं हम, विद लगाते हैं, कभी कभी फॉर लगाते हैं। तो अफेक्शन टू की जगह पे हमें क्या लगाना चाहिए, फॉर हिज फैमिली, अफेक्शन फॉर हिज फैमिली, ठीक है ना। तो टू लिखना, टूवर्ड्स लिखना, इन लिखना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है, ये फिक्स बन गया अफेक्शन फॉर हिज फैमिली, इस तरह से चलना चाहिए। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखें ध्यान से। तो ये क्वेश्चन आप फिर से आपके सामने है, जो आज का आपको एक बात समझाएगा क्वेश्चन। तो देखो यहां पे ना आपने एक एरर निकाला था, दैट इज आउट की जगह पे क्या होना चाहिए, ओवर होना चाहिए, ये हमने सीख लिया। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आप जब भी देखोगे ना, तो प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आप किससे बनाते हो, एक फ्रेजल वर्ब से, ठीक है। एक क्वेश्चन का बनेगा फ्रेजल वर्ब से, फ्रेजल वर्ब से। यानी फ्रेजल वर्ब होता क्या है, ये स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है। फ्रेजल वर्ब जस्ट लाइक इडियम्स को याद करते हो आप। इडियम्स कैसे पता चलता था, देखो इडियम का मतलब क्या होता है, इडियम का मतलब होता है जो लिटरल मीनिंग ना रखता हो, जिसका शाब्दिक अर्थ ना हो। यानी जो शब्द मैं लिख रहा हूं उसका वो अर्थ नहीं है जो उसका एक्चुअल मीनिंग है। अब जैसे देखो, अगर मैं लिखता हूं कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, तो आप ध्यान दें कि कैट्स और डॉग का अगर मैं देखूं तो लिटरल मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मैं इसको लिटरल मीनिंग ना दूं तो मैं इसको एक आसान मीनिंग दे सकता हूं। एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है हेवीली, भारी, यानी मूसलाधार बारिश के लिए, तेज बारिश के लिए हम किसको यूज कर सकते हैं, कैट्स एंड डॉग। यानी इट रेन्स कैट्स एंड डॉग, बारिश होती है और कैसी होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो मैं कैट्स एंड डॉग, यानी कैट का मतलब कैट नहीं, डॉग का मतलब डॉग नहीं, तो इसका लिटरल मीनिंग नहीं है। तो लिटरल मीनिंग नहीं होता है तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, ईडियम बन जाता है। इसीलिए ध्यान रखना कि ये जो मैं लिख रहा हूं ना आपके लिए फ्रेजल वर्ब जस्ट लाइक ईडियम, यानी हर किसी को आप फ्रेजल वर्ब नहीं बोल सकते। बॉडी दिखने में कैसे लगेगी कि एक वर्ब लिखी होगी और वर्ब के साथ एक लिखा होगा प्रेपोजिशन। क्या लिखा जाएगा जी, प्रेपोजिशन, वर्ब के साथ लिखा जाएगा प्रेपोजिशन, ध्यान रखें। और आप जैसे एक वर्ड लिखा हमने गिव, अब मैं गिव का मतलब बता रहा हूं आपको। अब मैंने लिखा गिव, तो बच्चे बताना गिव का मतलब क्या होता है, सब कहेंगे गिव का मतलब देना होता है। लेकिन अगर मैं इसी के साथ एक प्रेपोजिशन जोड़ दूं दैट इज अप, तो बताओ अब इसका मीनिंग क्या है। अब बच्चे कह रहे हैं मीनिंग बदल जाएगा। मीनिंग क्या हो गया इसका, गिव अप का मतलब अब क्या हो चुका है, हार मान लेना, बदल गया मीनिंग। गिव का मतलब देना नहीं रहा। अब जब इसका मीनिंग बदल गया है तो इसको क्या बोला जा सकता है, फ्रेजल वर्ब। लिटरल मीनिंग नहीं है, शब्दों का अर्थ नहीं आ रहा, इसीलिए आपका मतलब ऊपर की ओर होता है, गिव का मतलब देना होता है, लेकिन लिटरल मीनिंग तो आया ही नहीं, तो इसका अलग से मीनिंग है हार मानना। तो क्या बोला जाएगा इसको, फ्रेजल वर्ब बोला जाएगा। और देखते हैं जरा, अब जैसे आपने देखा होगा आस्क होता है एक, तो आस्क, अब आस्क का मीनिंग क्या होता है, आस्क का मीनिंग तो पूछना होता है सर, पूछना। लेकिन जैसे ही मैंने आस्क के साथ लगाया फॉर, आस्क के साथ लगा दिया फॉर, तो आस्क फॉर क्या होता है फिर, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। अब फॉर का मतलब मांगना होता है क्या, आस्क का मतलब मांगना है, नहीं, इसका लिटरल मीनिंग नहीं रहा, अपना ही मीनिंग अलग बन गया इसका। तो ये जो दोनों है ना, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन मिलकर के क्या बनाते हैं हमारे लिए, फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। और फ्रेजल वर्ब आपके एग्जाम में आती है जस्ट लाइक आप सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ते हो, इडियम पढ़ते हो ना, तो साथ साथ क्या पढ़ना आप, फ्रेजल वर्ब। और जितना फ्रेजल वर्ब आप अच्छे से पढ़ोगे, हो सकता है कुछ प्रेपोजिशन के क्वेश्चन भी आपके अच्छे से, कभी कभी तो सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फ्रेजल वर्ब के मीनिंग बताना होता है, तो ध्यान रखना। तो ये हम जानते हैं, रन की जगह ओवर होना चाहिए, तो मतलब कुचलना बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो आज हमने प्रैक्टिस करी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जितने मैंने वर्ड्स दिए होंगे आज की क्लास में, जो आपको इंपॉर्टेंट बातें समझ में आएगी वो सब नोट कर लेना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपके लिए 1 से 2 वीडियोस और प्रैक्टिस की लाऊंगा प्रेपोजिशन की, क्योंकि आप सब समझते हैं प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब नेक्स्ट क्लास जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं फिलअप्स के क्वेश्चन लेके आऊंगा। जैसे आज हमने कॉमन एरर के क्वेश्चन किया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिलअप्स के क्वेश्चन करेंगे, जो कि सिंगल फिलर, डबल फिलर, क्लोज टेस्ट में आते हैं, लेकिन हम सिंगल सेंटेंस में समझेंगे कि किस तरह से इसको यूज करना चाहिए। ओके डियर, तो आज इतना करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।